हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और टॉपिक है हुगो ग्रोटियस के ऊपर, जो कि जिनको कि फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशंस या फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए गाइस, क्विकली हुगो ग्रोटियस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इनका दूसरा, डच में इनको हुई दी ग्रोथ भी बोलते हैं और ये हॉलैंड में पैदा हुए थे 1583 में। दैट मीन्स ये एक डच सिटीज़न थे। इन्होंने 15 साल की उम्र पे डॉक्टरेट की डिग्री ले ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन से, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, 15 साल की एज में गाइस। इन्होंने जो बुक लिखी थी मेयर लिबेरम, जिसका कि लिटरल मीनिंग इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है फ्रीडम ऑफ द सीज़। उन्होंने बेसिकली इस बुक में, जैसा कि इस बुक का नाम भी था, इन्होंने समुद्र जो होते हैं उनकी फ्रीडम, मतलब कि वो फ्री होने चाहिए बाकी कंट्रीज़ के आने जाने और इसके लिए, उसकी वकालत करी थी। उसके बाद ये पेरिस चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने डे जियोर बेली एस पास्किस लॉज ऑफ वार एंड पीस ये बुक लिखी थी। उनका बेसिकली जो मेन उद्देश्य था या एम था वो ये था, ऐसे लॉ ऑफ नेशंस या लॉ इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपस में कंट्रीज़ के जो लॉज ऐसे होना, फाइंड करना या बनाना जो कि इटर्नल हों, अनचेंजेबल हों और स्टेट्स की कंसेंट के बावजूद भी वो वैलिड हों। तो बेसिकली इटर्नल मतलब जो हमेशा रहें, कभी जो चेंज ना किए जा सकें, और स्टेट्स हाँ बोलें चाहे ना बोलें तो भी वो लॉज वैलिड हों। तो एज पर हिम द वेरी बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेचुरल लॉ एज इट इज़ द डिक्टेट ऑफ द राइट रीज़न। तो इसी के चलते उनको लगा कि भाई इंटरनेशनल लॉ जो है ना, उसका बेसिस नेचुरल लॉ होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लॉ से ही हम सही क्या है गलत क्या है इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं या इसको हम जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा यही बेसिस होना चाहिए। अब उनके मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं फटाफट क्विकली थ्योरी कि उनके मेन पॉइंट्स क्या थे। पहला, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल और इम्यूटेबल लॉ ऑफ नेचर है, जो कि ज़्यादातर नेशंस का एक लार्ज पार्ट ऑफ लॉ उसी से आता है। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि भाई जो लॉ की जो नेचर है बेसिकली वो यूनिवर्सल नेचर का है। वो मतलब जो उनके हिसाब से 80% 90% जो कंट्रीज़ के लॉ थे वो इम्यूटेबल, ना बदलने वाले और यूनिवर्सल, जैसे हर देश में के कंडक्ट में एक यूनिवर्सल चीज़ मानी जाए, उससे रिलेटेड होते थे। उन्होंने कहा कि जो राइट्स हैं वो जो सबको मिले हुए हैं, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिले हुए हैं, वो किसी लॉस बनाने से नहीं आते। वो राइट ऑलरेडी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो उनका बेसिस है नेचुरल लॉ। वो राइट्स नेचुरल लॉ से आते हैं। थर्डली, उन्होंने बोला कि लॉ मतलब उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया बेसिकली कि लॉ ऑफ नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंसेप्ट
जनरल कंसेंट सॉरी, और लॉ ऑफ नेशंस बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ। तो उन्होंने इन दोनों के बीच में भी डिफ्रेंशिएट किया कि दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। दूसरे वर्ड्स में इसको बोलें कि तो उनके हिसाब से जो नेशंस जो आया था वो नेशंस के जनरल कंसेंट से आया था, ना कि नेचुरल लॉ से आया था। गाइस, फोर्थ पॉइंट उनकी थ्योरी का था, उन्होंने जस्टिस को मोरालिटी के साथ आइडेंटिफाई या एसोसिएट नहीं किया। उन्होंने जस्टिस को सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी माना, इनफैक्ट यूटिलिटी से बहुत आगे माना, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो जस्टिस है वो ही एक आदमी का ट्रू नेचर है। तो गाइज़, ये इनकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे। अब आप इसको अच्छे से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। और अब आ जाते हैं फटाफट क्रिटिसिज्म पे। इनके क्रिटिसिज्म क्या थे? क्रिटिसिज्म में ये बोला जाता है, पहली बात कि जो एक ये मतलब हवा में तीर मारना या एक बेकार का अटेम्प्ट था कि एक पूरा सिस्टम जो है ड्रॉइड नेचुरल या नेचुरल लॉज के ऊपर ये डिवाइस कर देना या पूरा इसके ऊपर बेस करना, और लोगों ने कहा कि ये एक बेकार का अटेम्प्ट था। हालांकि ये एक साउंड क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करना चाहते थे जो कि रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस पे ना डिपेंड हो, कि एक किसी ऐसी चीज़ पे नेचुरल लॉ पे डिपेंड हो। बेसिकली एक पूरा का पूरा रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस पे डिपेंडेंस ना रहे। तो कहीं ना कहीं इनका ये सोचना पूरी तरह गलत नहीं था, क्योंकि भाई नेचुरल लॉ जनरली सारे स्टेट्स, सारे सिविलाइज स्टेट्स मानते ही हैं। सेकंड पॉइंट, रूजो ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने फैक्ट को लॉ के साथ कंफ्यूज किया और ड्यूटीज़ ऑफ नेशंस को उनकी जो प्रैक्टिस होती है नेशंस की उसके साथ कंफ्यूज किया। हालांकि ये वाला क्रिटिसिज्म भी अनफाउंडेड था या बिना किसी आधार के था, क्योंकि जिस समय इन्होंने ये थ्योरी ला रहे थे अपनी, वो फ्रेंच सिविल वॉर का पीरियड था। और फ्रांस, ऐसे में फ्रांस का एक बहुत बड़ा बेसिकली रोल था, डोमिनेंट रोल प्ले किया था फ्रांस ने, जो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स वगैरह डिफ़ाइन करने में। और अगर सच मानों में देखें तो ग्रोटियस जो थे वो एक डिवाइन ट्रूथ या उसकी बात करते थे, जो कि एग्जैक्टली ये क्रिटिसिज्म सही नहीं है। फिर तीसरा क्रिटिसिज्म है कि ब्राइली के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये कहना कि जी बहुत ही कम किताबें हैं जो कि इतना ग्रेट रेपुटेशन जिनको मिला, जो इनकी किताब थी, और इनको फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहना, ये बहुत बड़ा एग्जैजरेशन होगा या बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात हो जाएगी। और जो उनसे पहले के राइटर हुए हैं इसके ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, उनसे एक तरह से उनका क्रेडिट छीनने वाली बात हो जाएगी। तो ब्राइली का ये मानना था, ब्राइली ने इस तरह क्रिटिसाइज़ किया। अब ठीक है, हमने क्रिटिसिज्म तो देख लिया गाइज, लेट अस गो टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या था? ग्रोटियस जो थे ये बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, जैसा कि हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही देखा था। ही वॉज एक्चुअली अ जीनियस। इतनी कम उम्र में इन्होंने डॉक्टरेट कर ली थी। और बेसिकली कंट्रीब्यूशन इनका ये था, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। और बेसिकली इनका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो नेचुरल, जो बेसिकली नेचुरल लॉ का या इंटरनेशनल लॉ का जो कंसेप्ट है, उन्होंने नेचुरल लॉ के थ्रू जो अंडरस्टैंड कराया, वो एक तरह से इन्होंने उस कंसेप्ट को सेकुलराइज किया। मतलब रिलीजन के और मान्यताओं के बंधन से छुड़ा के उन्होंने एक सेकुलराइज कर दिया। ऐसे ही जो ग्रोटियंस हैं, ग्रोटियंस मतलब जो इनके बोला जाए एक तरह से सक्सेसर कहा जाए, या इनके चेले टाइप, या जो इनको फॉलो करते थे, उन लोगों के हिसाब से, जो कि जिसमें कि वेटल थे, क्रिश्चियन वॉल्फ थे, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो नेचुरल लॉ का बेसिकली प्रोडक्ट है, और साथ में कस्टम्स और ट्रीटीज़ का भी प्रोडक्ट है। तो उनके चेलों ने और आगे जाके एक बात इसमें ऐड करी कि वो उसमें कस्टम्स और ट्रीटीज़ का भी रोल है। हालांकि उन्होंने जो नेचुरल लॉ वाली चीज़ थी उस पर स्टिक टू रहे। ऑब्वियसली जब उनके चेले थे तो उसको तो मानेंगे ही मानेंगे। प्लस ओपनहाइम ने क्या बोला कि ग्रोटियंस जो हैं वो बेसिकली बीच में खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट के बीच में। पॉजिटिविस्ट, अगर गाइस याद हो तो
ज्यूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल पॉजिटिविज्म पढ़ा था, जो ऑस्टिन वगैरह की थ्योरी थी, जो सॉवरेन को सुपीरियर मानते थे, और नेचुरलिस्ट जो कि नेचुरल लॉ को ही सिर्फ मानते थे। तो ओपनहाइम ने कहा कि ऐसा नहीं कि ग्रोटियस जो थे सिर्फ नेचुरलिस्ट थे, वो बेसिकली कहीं ना कहीं नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट के बीच में कहीं खड़े थे। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है क्वेश्चन, और मोटे मोटे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत एग्ज़ाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, और कोशिश मैंने करी है इस तरह से आपको इंटरेस्टिंग बनाऊं जिससे आपको ये चीज़ें रिटेन रह जाएं और आप आराम से लिख पाएँ। ओके गाइस, थैंक यू।